इन लोग का लॉजिक दिया जाता है कि ये एक प्राइवेट आर्मी है, इनके पास एक यूनिफॉर्म है, हाँ? हाथ में हथियार है। ऐसे लोगों पे हमें बहुत हंसी आती है। देखिए, हाथ में हथियार क्या है, उसे हथियार नहीं कहते, उसे दंड कहते हैं। नाम क्या है तेरा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ ट्विटर टॉक्स। पहले दो एपिसोड को इतना ज्यादा प्यार दिया आपने, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, रिव्यूज आए, लोगों ने बहुत प्यार किया है, तो इसीलिए हम लोग बहुत तेजी से तीसरा एपिसोड लेके आ गए हैं ट्विटर टॉक्स का। आप लोगों में से जिन्होंने पहले दो एपिसोड नहीं देखा है, जल्दी से जाकर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज हमने जिस गेस्ट को बुलाया है, बहुत ही खास गेस्ट है, मेरे कॉलेज टाइम के जूनियर। अपनी बातों को बहुत मुखरता से रखते हैं लोगों के सामने। नवनीत शाही जी, स्वागत है नवनीत जी आपका। नमस्कार भैया। क्या हाल चाल है? बस चल रहा है। कैसा लॉकडाउन कैसा बीत रहा है आपका? अरे लॉकडाउन में शुरुआती कुछ दिन तो लगा कि क्या चल रहा है, क्या होगा, दिमाग का दही हो गया। लेकिन जब से नौकरी शुरू हुआ है तब लग रहा है कि अब लॉकडाउन ही अच्छा था। आप तो नवनीत, आप कॉलेज के टाइम में मैंने सुना था आप आरएसएस से जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं क्या? संघ से तो जुड़ाव बहुत पहले से था। जब मेरे ख्याल से 11वीं में थे तब हम कोटा के समय हम जाना शुरू किए। देखिए, बात है कि संघ का नाम हमने सुन रखा था, उतना हमें कुछ पता नहीं था संघ होता क्या है क्या नहीं है। लेकिन हुआ ये कि यूपीए काल के समय हमने एक न्यूज़ पढ़ा कि राम सेतु को तोड़ा जाए। बड़ा उलझुल कारण दिया गया, कहा गया कि जो माल वाहक शिप हैं उनको बड़ा घूम के आना पड़ता है, फ्यूल ज्यादा लग रहा है। अच्छा। और एक हिंदू होने के नाते हमें लगा कि यार, राम सेतु तो हमारे लिए प्रेम का वो प्रतीक है जो अंतिम दिनों तक ना मिटाए मिटेगा, ना हटाए हटेगा। तो हमें लगा कि हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं का ऐसा घोर अपमान किया जा रहा है और हिंदू चुपचाप बैठ के सुन रहा है। राजनीति उस समय हो नहीं सकती थी क्योंकि छात्र थे। तो जहाँ रहते थे वहाँ हम एक सिंधी अंकल को जानते थे। उनको मैंने बताया कि अंकल बताइए, ऐसे होगा हमारे देश में कि हमारे ही प्रतीकों को अब तोड़ा जा रहा है। पहले हमारे राम मंदिर को तोड़ दिया गया, काशी से हटा दिया गया, विश्वव्यापी हटा दिया गया, और अब इसको भी तोड़ देंगे ये लोग। मैंने कहा कि चलो तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ, कुछ लोगों से मिलो, समझो समाज क्या होता है, देश क्या होता है, सामूहिक व्यवस्था क्या होती है। और वहीं कोटा से ही हम संघ से जुड़े। कॉलेज आने के बाद फिर और प्रखरता के साथ इससे जुड़े रहे। तो संघ से जुड़ाव के कारण आपने अपने अंदर मतलब एक डिसिप्लिन आ जाता है, मैंने सुना है इस चीज में। संघ के साथ जो सबसे बड़ा मिथ्या फैलाया जाता है कि आप संघी हो या स्वयंसेवक हो तो आप हिंदू मुसलमान करोगे, हिंदू। असल में वो सारी बातें झूठी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वामपंथियों का फैलाया हुआ वो मिथ्या का जाल है जिसमें देश फंसा जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से इनके खेल को रोका गया। मैं वहाँ गया, वहाँ हमें शिक्षा दी गई किसकी? सामाजिक एकता की। हमें बताया गया कि सामने वाला दलित है, वो हरिजन हो, पासी हो, चाहे किसी भी वर्ग भेद का हो, आपको उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना। वो एक इंसान है, वो एक मानव है, और नर सेवा ही नारायण सेवा है। आपको समझा के जो आपने खुद कही अनुशासन में उससे ज्यादा कोई अच्छी जगह है ही नहीं सीखने की। अगर वहाँ आपको बोला गया कि आपको 5 बजे शाखा में आना है तो 5 बजे का मतलब 5 बजे ही है, उसका मतलब 5:01 नहीं है। अगर आप 5:01 पे आए तो आप बाहर खड़े रहिए, आपको उसका दंड मिलेगा। कोई मायने नहीं रखता कि आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, कहीं के विधायक हो, कहीं के सांसद हो, आपको बाकी सारे स्वयंसेवकों के साथ जमीन पे इनके साथ बैठना होगा। तो इससे क्या होता है कि एक जो टीम स्पिरिट जिसे आजकल सब बोलते हैं, काम के प्रति समर्पण किसे कहते हैं वो सीखा। साथ में कैसे इस समाज में कोई बुरी आपदाएं आती है, कुछ आता है, तो कैसे हमें सिखाया गया कि आप आगे बढ़िए। सबसे बड़ी सीख जो संघ देता है कि स्वहित का त्याग करके सर्वहित के बारे में सोचो। यही हमने सीखा आज तक। मैंने तो आज तक यही सीखा। भारत को तो गौरवशाली बनाना ही बनाना है। भारत हमारे लिए गौरवशाली हमेशा रहेगा और हम इसे बनाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि कैसे एक पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाए। ये मायने नहीं रखे कि वो किस जाति, धर्म, पंथ, समुदाय का है, उसके लिए भी वही सारी सुविधाएं हो जो उस पंक्ति में सबसे आगे खड़े व्यक्ति के पास हो। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया। तू कौन होता है फर्क करने वाला?
हाँ, ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। संघ को लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं, संघ को लेकर जजमेंट है। जैसे हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके दिमाग में एक चीज बैठ गया है कि संघ हिंदू मुस्लिम बहुत कराता है, संघ में जाइएगा तो आपको कम्युनल बना दिया जाता है। उनको आरएसएस से दिक्कत होता है, लेकिन वहीं पे अगर देश में आप देखिए कि पीएफआई जैसा संगठन है जो बहुत मुखरता से दूसरे धर्म की बात को उठा के ला रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। मेरे और आपके उम्र के युवा, जिसे अगर हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन करें तो मिलेनियल्स और जेन जी या जेन जेड, तो इनको कैसे आप प्रभावित कर सकते हो? आजकल के जो युवा पीढ़ी है इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है भैया, इनको कहीं भी पूरा रिसर्च नहीं करना। कुछ इनके हाथ पे कीपैड पे आ जाए जो 2 मिनट में ये देख ले, वही 2 मिनट का वीडियो देख ले या कोई आर्टिकल देख ले, उसी पे अपना ओपिनियन बना दे। एग्जैक्टली। वामपंथियों ने क्या किया कि स्टैंड अप कॉमेडियंस को कुछ हथियार बनाया, कुछ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल आके खड़े हो गए। इनका काम क्या है कि दिन भर नकारात्मकता परोसे जाओ, परोसे जाओ, परोसे जाओ, परोसे जाओ, परोसे जाओ। आप कहते हो कि संघ मुसलमान करता है, कहाँ करता है? मैं तो आज तक इतनी बार शाखाओं में गया, मैंने तो नहीं सुना। अगर भैया संघ को हिंदू मुसलमान करना है तो क्यों मुस्लिम स्वयंसेवक संघ बना के काम कर रहा है? क्यों बड़ी संख्या में मुसलमान उनसे जुड़े हैं? संघ कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, संघ हमेशा हिंदुओं के हितों की बात करता है, भारत माँ के गौरव की बात करता है, भारत को कैसे गौरवशील बनाया जाए उसकी बात करता है। तो ये वामपंथी कहेंगे देखो ये तो गया गुजरा है, तो ये बेकार है, ये गंवार है, कूल नहीं साउंड करता ये सब, कूल नहीं साउंड करता। आप तिलक लगा लो तो कहेगा अरे आज कहाँ मारपीट करने जा रहे हो। अब भगवा वस्त्र पहन लो तो कहोगे अरे तुमको नेता बनना है क्या? भाई तिलक लगाना, भगवा पहनना नेतागिरी के पहचान नहीं, हमारे संस्कृति में है जो बहुत सालों से करते हैं। इनको क्या है, इनको श्री राम से दिक्कत है, इनको महादेव से दिक्कत है, इनको हर चीज से ही दिक्कत है। आपने जैसे अभी आरएसएस के बारे में बताया कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो चाहते क्या है, लेकिन इस चीज को आरएसएस कम्युनिकेट नहीं कर पाता। एक तरह से अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो इसको मार्केट नहीं कर पा रहा है, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है अपने बात को। हमारे संगठन में क्या है, अब मानो कि आप अपनी माता की सेवा करोगे तो क्या उसका प्रचार पूरी दुनिया में करोगे कि देखो आज मैंने माँ के लिए नया साड़ी लाया, आज माँ को यहाँ घुमा के लाया? नहीं। वैसे ही भारत माँ और भारत माँ का हर एक बच्चा, हर एक सदस्य हमारे लिए माँ है। अब हम अपनी माँ की सेवा करते हैं तो उसका गुणगान थोड़ी करेंगे। Hey, y'all, come look at this. तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी जो हैं वो बैंक पहुंची हैं नोट बदलवाने के लिए। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। हमें नहीं चाहिए कोई गुणगान, हमें नहीं चाहिए यश, हमें नहीं चाहिए कोई कीर्ति, हमें करो बदनाम। अरे हम पे जितना कीचड़ उछालना उछालो, जिन तक ये बात पहुंचनी है उन तक पहुंच रही है, जिनको मदद असल में पहुंचानी है उन तक असली मैसेज पहुंच रहा है। इन लोग का लॉजिक, ये लॉजिक दिया जाता है कि ये एक प्राइवेट आर्मी है, इनके पास एक यूनिफॉर्म है, हाथ में हथियार है। ऐसे लोगों पे हमें बहुत हंसी आती है। देखिए हाथ में हथियार क्या है, उसे हथियार नहीं कहते, उसे दंड कहते हैं। अपनी रक्षा के लिए कुछ तो हमें चाहिए, आप लाठी से अपना बचाव करो। बात रही उस ड्रेस की, आप बताइए कि संघ कहता है कि सब एक समान है, अब वहीं अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री आए, कहीं का सांसद है या विधायक है, वहीं एक कोई आम स्वयंसेवक जो किसी जंगल में किसी गांव के अंदर से है, तो अब जब हम कह रहे कि भेदभाव नहीं होगा तो इसको आप कन्वे कैसे करोगे? तो वो जो यूनिफॉर्म जो कहते हैं, वो उसी यूनिफॉर्मिटी के लिए दिखाया जाता है कि देखो वो सांसद भी वही पहन रहा है जो ये गाँव से आया हुआ एक आम लड़का पहन रहा है, आप दोनों बराबर हो, कोई यहाँ बड़ा कोई यहाँ छोटा नहीं है, उसके हाथ में भी वही दंड होगी, आपके हाथ में भी वही दंड होगी। रही बात प्राइवेट आर्मी की, एक बात बताइए, जब चेन्नई में सुनामी आई थी तो सबसे पहले यही हाफ पैंट वाले दौड़ के गए थे बचाने। केरल में बाढ़ आई तो आज तक मदद कर रहे हैं हमारा स्वयंसेवक संघ। उसमें भी ये नहीं देखा जा रहा है कि हिंदू कौन मुसलमान कौन। आप गूगल जाइए, गूगल तो सब करते हैं, सबके हाथ में गूगल है,
गूगल करिए, देखिए वहाँ केरल में कितने मुसलमान परिवारों की मदद की आरएसएस ने। पहले आपने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, अब हिंदुओं में जो बंटवारा लोग चाह रहे हैं हो ही गया है। ये बंटवारा कोई और आके तो किया नहीं, हिंदू सही बात मुस्लिम तो मैं कहता हूँ कि अंग्रेज आके करके अंग्रेज- गए, और एक ग्रैंड पॉलिटिकल पार्टी, ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी ने भी हवा दी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उनके उस एजेंडे को तो आज देश का बच्चा बच्चा समझ चुका है कि ये क्या करना चाह रहा है। अब हिंदुओं को जाति में क्यों तोड़ा जा रहा है? अब मैं इसमें कहूंगा कि यहाँ 3 तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा धार्मिक और तीसरा वैचारिक। राजनीतिक तो हम समझ रहे हैं, आप यूपी गए तो आप सोचिए, अगर मैंने इनको जाति में बांट दिया, अब जाति में बांटा तो क्या हुआ? अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारे वोटर, मायावती ने कहा ये हमारे वोटर। अगर अब मैं इनको हिंदू बोल के एक कर दूं, तब तो कोई जाति रही नहीं, तब तो आप कहोगे क्या? तो यहाँ एजेंडा इनका पॉलिटिकल वोटे बैंक टूट गया। वोट बैंक टूट गया तो करेंगे क्या? ये तो इनका एजेंडा है ना। पटना के एमपी एमएलए पहुंच चुके हैं अनंत सिंह, और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे स्क्रीन पर। समर्थक अभी भी आ रहे हैं अनंत जी आपके पीछे पीछे, अभी भी समर्थक आपके आ रहे हैं। समर्थन के बहरा जाइले। अच्छा, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आपको फंसाया गया है सर। तत्वा नहीं जाना रहा है, नहीं दिख तो रहा है, तो अभी भी आरोप आपका वही है, नाम वही है। तो क्या आरोप रहेगा? नहीं जाना रहा है, नाम उन्हीं लोग का है, रहेगा। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, की सरकार है। अब जाति नहीं करेंगे तो करेंगे। इनको हिंदुओं की एकता से बड़ी डर लगती है, और हिंदुओं से डर होने का कारण भी है। कारण है कि हिंदू ही समाज एक ऐसा समाज है जिसने आज तक अपने रीति रिवाजों, पद्धतियों, सिद्धांतों से मुंह नहीं मोड़ा, उसे आज भी पूरी निष्ठा के साथ मान रहे हैं। इनको इसी चीज से दिक्कत है कि ये कैसे अपने संस्कारों को इज्जत दे रहे हैं, कैसे ये अपने रीति रिवाजों को इज्जत दे रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ, तो एक सबसे पहला अटैक जो करेगा कि अच्छा वही आरएसएस, नाथूराम गोडसे वाला आरएसएस, ये कहाँ से इन लोग को दिमाग में घुस रहा है बात, ये कहाँ से सिखा दिया गया इनको कि सीधे आप वहीं पे पहुंच जाते हैं। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। आप ठीक है, गांधी जी को मारा एक बहुत अक्षम्य अपराध था, लेकिन नाथूराम ने ऐसा क्यों किया? गलत किया, सही किया, ये आपके स्वविवेक पे निर्भर करता है, मैं नहीं कहता। आरएसएस के एक सब पार्ट में आरएसएस एक बहुत बड़ा पेड़ है, वट वृक्ष है, जिसकी कई शाखाएं हैं। उन्हीं किसी एक शाखा का कोई एक स्वरूप, एक पत्ता होगा नाथूराम। आप नाथूराम को और आरएसएस को कहां से आप जोड़ सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता। एक परिपक्व देश के रूप में आप तब तक नहीं जाने जाओगे जब तक आप नाथूराम गोडसे को भी नहीं जानोगे। वो इविल था ही, इविल क्यों था उसका भी कुछ माइंडसेट होगा ना। आप जब तक उस इविल को नहीं समझोगे तो कैसे आगे रोक लोगे? आज दुनिया में सारे अच्छे से अच्छे लोग, विद्वान प्रकांड लोग जो ह्यूमैनिटीज में लिबरलिज्म के लिए लड़ते हैं, वो भी एक बार हिटलर के मेन कैंप को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं मेन कैंप को? कि जाने की ताकि अगला हिटलर पैदा ना हो सकता। तो पढ़ो भाई, पहले नाथूराम को पढ़ो। बना बनाया ओपिनियन नहीं पढ़ेंगे, है किसी चीज के, नहीं पढ़ेंगे नाथूराम को, तो नहीं पढ़ेंगे। तो एक तो हो गया आपका नाथूराम वाला। उसके बाद एक आता है कि आरएसएस मेंबर्स वर इन्वॉल्व्ड इन डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद हिंदू कार सेवकों ने तोड़ा, राम के दुलारों ने तोड़ा, जो राम के सच्चे सेवक थे। आरएसएस का यहाँ कोई हाथ नहीं था। अभी हाल में आपका कोर्ट से मामला सुनवाई में फैसला आया, जिसमें हमें नहीं मानेंगे, जुडिशरी ने बोल दिया कि अब नहीं मानेंगे। यही तो मैं बार बार क्या बोला, इनके बोतल में वो एजेंडा फिट ही नहीं हो रहा, तो मन में नहीं करेंगे। दिख रही है ना कि हम जो बोले वही सही, बाकी जो बोले गलत। तो जो बाबरी में हुआ उसमें से कहीं भी संघ का कोई हाथ नहीं था। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है जिसको बहुत गलत तरीके से ये लोग यूज किया, वो था आपका मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट। आप सालों साल साध्वी प्रज्ञा को जेल में रखे, मार मार के उनका कमर तोड़ दिए, उनके पिता के दाह संस्कार तक में जाने नहीं दिया इन्होंने, और उनको मतलब आप चार्जशीट फाइल नहीं किए, और आज तक आप उनको टेररिस्ट है, राज्यसभा में तो आपने टेररिस्ट भेज दिया। ये नैरेटिव जो ये लोग चला रहे हैं। बाकी आप किसी टेररिस्ट को कुछ बोलिएगा तो नहीं 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 नहीं, क्यों टेररिस्ट क्यों बोल रहे हैं? ओसामा जी, इनके लिए ओसामा बिन लादेन ओसामा जी हो जाता है मध्य प्रदेश में। ऐसे लोग हैं। इनके लिए बुरहान वानी एक गरीब हेडमास्टर का बेटा बन जाता है कश्मीर में। ऐसे लोगों के लिए, जिनके लिए अफसल गुरु एक इनोसेंट आदमी हो जाता है पार्लियामेंट अटैक में, ऐसे लोग दूसरों को टेररिस्ट बोल रहे हैं। जिन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम करवा दिया, ऐसे लोग साध्वी प्रज्ञा को टेररिस्ट बोल रहे हैं। अरे भाई, वो टेररिस्ट थी तो चार्जशीट फाइल करके जेल भेजते ना। नैरेटिव फिक्स नहीं हो रहा है, बस नैरेटिव सेट करना है। वो तो धन है सोशल मीडिया का, धन है उस इंटरनेट पेनिट्रेशन का। राजा रवीश कुमार, जिनको मेमे अवार्ड क्या कहते हैं वो, मेमे नहीं मैक्सेसे अवार्ड मिला है, तो वो दुनिया भर को नैतिकता का पाठ पढ़ा देगा। अरे बाप रे बाप, खाता ना वही जो राजा रवीश बोले वही सही वाला सीन चल रहा है क्या? इनके नैरेटिव का हाल देखिए कि आज आप देखिए इनका टीआरपी क्या, लोग देखते नहीं है। इनके झूठ से इतना पक चुके हैं।
bring the heat, girl. I will be the fire. And my name keeps going worldwide. कोई चैनल दूध का धुला नहीं है, कोई यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, कोई न्यूज नहीं दिखा रहा, सब एजेंडा ही सेट कर रहे हैं, कोई इधर का तो कोई उधर का। आजकल बहुत ज्ञान दिया जा रहा है कि नहीं 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 ये मत दिखाइए, वो दिखाइए, ये क्यों दिखा रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं। रवीश कुमार का ही बहुत रहता है, आप रिया चक्रवर्ती इतना दिखा रहे हैं, देखिए वहाँ हाथरस में क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है। हाथरस की घटना में देखिए बहुत संवेदना है मुझे उस युवती के साथ, और भगवान ना करे उसका जो अंजाम हुआ वो किसी और युवती के साथ हो। एक निर्दोष की जान चली गई, एक निर्दोष वैकुंठ धाम को चली गई। जहाँ मुद्दा ये होना था कि बच्ची की मृत्यु कैसे हुई, जहाँ मुद्दा ये होना था कि वो बच्ची मरी कैसे, जहाँ मुद्दा ये होना था कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा को हम इस समाज में गारंटी कर सकते, कहाँ हम समाज का प्रयोग करके महिला सुरक्षा को और बढ़ा सकते, कहाँ हम समाज का प्रयोग करके रेप जैसे जघन्य अपराध का मुंहतोड़ मुकाबला कर सकते। वहाँ नरेटिव दलित वर्सेस स्वर्ण हो गया, और जिस समय आपने ये दलित और सवर्ण यूज कर लिया, प्रयोग कर लिया, हमने उसी समय समझ लिया कि आप अपना एजेंडा यहाँ सेट करने आए हो। आज मैं हाथरस में देख रहा था कि वहाँ के गांव वाले ही मिलके आज तक और एबीवीपी का खुलकर विरोध कर रहे वन साइडेड रिपोर्टिंग हो रही है। पहले भैया एनडीटीवी के पत्रकार लोग मिनिस्ट्री सेट कर रहे थे बैठ के, बरखा रवीश कहता था कौन मिनिस्ट्री लेगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट था कि आप एंटाइटल्ड हो, वो आपसे अचानक छीन के आपको लात मार दिया गया, तो थोड़ा तो बेचैन होना बनता है ना। और इस सरकार ने वही काम किया, आपको आपकी सही जगह दिखा कि न्यूज चलाने जाओ, सरकार और देश चलाना तुम्हारा काम नहीं है। इसके बाद एक चीज, एनसीआरबी का एक रिपोर्ट आया कुछ दिन पहले, उसमें कहा गया इस साल में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स बंगाल में हुए हैं। पॉलिटिकल मर्डर्स एक ऐसा चीज है जिसपे ना कोई कुछ बोल रहा है, ना कोई कुछ लिख रहा है। बंगाल को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि वो एक अपना अलग एक कोई कंट्री है, जो अपना एक प्राइवेट गवर्नमेंट है जो चला रही है। बंगाल में जो राजनीतिक हत्याएं हैं, इनका दौर कोई ये आज की कहानी नहीं है, ये नक्सलवादी जगह से नक्सल आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद जब लेफ्ट की सरकार बनी तो इन्होंने पॉलिटिकल मर्डर्स को सहायता प्रदान कर दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग कर दीजिए कि वो सामने फलाना पार्टी का हमारा बंदा नहीं है, वो अपोज कर रहा है, मार। अब जब ममता बनर्जी जब आई वापस सत्ता में, तो इनका भी कैडर कोई अलग नहीं हुआ, वही जो लेफ्ट के गुंडे पहले जो लेफ्ट में थे उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया, और वही अब मार्केट है। अब बंगाल में सीन क्या हो रहा है कि बंगाल में पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। अब बंगाल में क्या हो गया कि ममता बनर्जी इज अ साइनिक लीडर, बहुत डरी रहती है। और देश की मीडिया के साथ क्या है कि देश की मीडिया हर समय उन्हें एक ऐसा फिगर चाहिए जिसको वो मोदी के सामने खड़ा कर सके, जिसको वो मोदी के बरस। तो इनको मिल गई एक ममता बनर्जी जो इनके हिसाब से मोदी को जवाब दे सकती है। अब एक बात बताइए, आप जिसको हीरो बना के पेश कर रहे हो उसी के कुकर्मों को आप उजागर करोगे तो फिर वो एजेंडा ना दोगलापन यार, मतलब हर दिन मर्डर हो रहा है। अभी हाल में 2 दिन पहले मनीष शुक्ला नाम के एक काउंसलर की हत्या हुई है बीजेपी के, और पुलिस स्टेशन के जस्ट कुछ पुलिस वहाँ के पुलिस स्टेशन के बगल में हुई है। एक 18 साल का बच्चा जो ज्वाइन किया था बीजेपी कुछ दिन पहले, लटका दिया, उसको पेड़ से लटका दिया और लिख दिया कि बीजेपी ज्वाइन करने का ये नतीजा है। वहाँ इस लेवल का इनका डर है ना सत्ता जाने का कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका बस चले ना तो सारे रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों को बुला के उनका वोटर कार्ड बना के ये चुनाव करवा दे, इनका वो डर है। मतलब बंगाल में जो आज के टाइम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है, वो एक लाइन में मैं बयान कर सकता हूँ कि अपना दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका जो लेवल दोनों ही बढ़ जाएगा। अरे कुछ दिन पहले की बात है कि एक महिला काउंसलर के सर पे 20 गोलियां मारी गई हैं। महिला थी, महिला जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला, वहाँ किसी महिला के साथ इतनी बर्बरता, उसके बाद कोई कुछ बोलता ही नहीं उसको। आप अगर बंगाल में किसी पत्रकार को, किसी पुलिस के इंसान को अगर आप फोन करते हैं, पूछेंगे कि भाई क्या हुआ वहाँ पे, क्या घटना घट गई, तो बोलेगा फोन काटो, व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ। ये लेवल है डर का। टैपिंग हो रहा है, मास लेवल पे टैपिंग कर रहे हैं ये लोग। हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे कौन, अरे हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे कौन, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, अरे बाबा नहीं जानती। ममता जी जो कर रही हैं, उनका जो भी चल रहा है, भाई जो मीडिया है, रवीश कुमार है, राजदीप है, ये सब जो जर्नलिज्म का जो फ्लैग बियरर्स हैं, ये लोग क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं? इनको ये न्यूज नहीं दिख रहा क्या? भैया इसी कारण तो जनरल वीके सिंह ने एक शब्द इजाद किया था, प्रोस्टिट्यूट। बहुत सही शब्द इजाद किया था उन्होंने, और गलत नहीं था। ये हैं वैसे लोग, नहीं अगर कोई दल्ला बोलता है तो गलत नहीं, क्योंकि ये दलाली कर रहे हैं। भाई कहीं एक जगह का गलती हो गया, दूसरा जगह का गलती नहीं होगा।
सही बात है। कर क्या रहे हो भैया, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? एक बहुत ज्ञान दिया जा रहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? 2002 से जब तक नरेंद्र मोदी का मीडिया ट्रायल कर रहे थे तब सही था, तब सही था। प्रज्ञा ठाकुर हुए, कल्याण सिंह हुए, जो भी हुए, उन सबका आपने मीडिया ट्रायल किया, ठीक था। और आज अगर हम गलत को गलत बोलने के लिए मीडिया में बैठा दे रहे हैं लोगों को, तो वो भाई गलत हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, मोरालिटी की बात करना इन लोगों से नाइंसाफी है मानवता के साथ। बीजेपी आईटी सेल में भी आप मेंबर हैं, सुना है मैंने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल, हमको तो नहीं लगता कभी कोई काम करता है, क्योंकि कोई हम काम नहीं देखते हैं करता कि है। मेरे आईटी सेल क्या काम करता है आईटी सेल वाले जाने। लेकिन मैं कहूंगा कि आज बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका आईटी सेल नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो आउट ऑफ फ्री विल उसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए प्रचार करते हैं, उसके लिए कहीं भी एक वैचारिक जो लड़ाई लड़ी जा रही है सोशल मीडिया पे, वो लड़ते हैं। आईटी सेल करता क्या है वो तो आईटी सेल वाले जाने। लेकिन मुझे पता है कि मुझ जैसे बहुत लोग हैं, लाखों युवा हैं जो आउट ऑफ फ्री विल इस देश में एजेंडा और प्रोपागेंडा सेटर्स के लिए के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उनको टैग कर देते हैं सीधे, ये तो आईटी सेल वाला है, ये तो संघी। आपको क्या क्या बोला गया? देखिए, जब भी हम लोग से कोई लॉजिक, कोई आर्ग्यूमेंट हारा जाता है तो सबसे पहले आईटी सेल, दूसरा भक्त, तीसरा संघी, चौथा फासिस्ट, यही है। यही 5 में आपको घुमाएंगे ये लोग। मतलब सबसे कॉमन है आईटी सेल है। आईटी सेल आपको तो बोला गया होगा नहीं? कई बार बोला गया है। तो नवनीत, यहीं पे आज का एपिसोड हम लोग खत्म करेंगे। बहुत ऐसे ऐसे चीज पे हम लोगों ने बात की है, बहुत ऐसा टॉपिक हमने उठाया है जिस पे लोग जल्दी बात नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। बहुत कुछ है जो नहीं पता है, आरएसएस के बारे में जो मिसकंसेप्शंस थे लोगों को नहीं पता है। तो वही है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है जो मुझे लगा था कि भाई डिस्कस करना जरूरी है। बहुत अच्छे से आपने डिस्कस किया। आप कुछ लास्ट वर्ड्स बताइए ट्विटर टॉक के बारे में, कैसा ये प्लेटफॉर्म है? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप क्या कर रहे हो कि जो मिथ फैले हुए है, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, आप उसको लोगों तक पहुंचा रहे हो। मैं कहता हूं कि अगर ये 10 लोग तक ही पहुंचे और ये 10 लोग इसको देख के समझे कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है, और वो 10 ही अगर सचेत हो गए, तो मैं आशा करता हूँ कि वो 10 अपने कम से कम अगले एक को भी तो बताएंगे। ये चेन बढ़ते जाएगा। और बाकी आदमी के स्व विवेक पे निर्भर करता है कि वो किसे सही माने, किसे गलत माने, वो उनका अपना खुद का फैसला है। बहुत अच्छी बात बोली नवनीत। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज के शो का एंड करेंगे। जो भी हमारे देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे अभी कंटेंट हम अगले एपिसोड में लाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किस अलग टॉपिक पे आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। खुद आना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू नवनीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।